हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल इन कोरोना पीरियड। आज का ये वीडियो एक अलग टॉपिक से शुरू कर रहे हैं और आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए खास है जिनको लगता है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और खासकर जूलॉजी का जो क्लासिफिकेशन है बहुत टफ है, या उनको लगता है कि ये बिल्कुल एक रट्टा मार चीज़ है। मेरे हिसाब से जो बच्चे क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम फील करते हैं, उनको बेसिक जो टर्म्स हैं उनके बारे में इतनी क्लैरिटी नहीं होती। इसी वजह से वो बच्चे खाली टर्म्स को रटते हैं और टर्म्स को बिना समझे उस क्लासिफिकेशन को कैरी फॉरवर्ड करते जाते हैं। ऐसे में जब फंडामेंटली वो बच्चे इन टर्म्स के बारे में फंडामेंटली वीक रह जाते हैं, ऐसे में उनको आगे कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो आज का ये वीडियो फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं, बीएससी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के, या फिर उन तमाम बच्चों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आरपीएससी के एग्जाम्स हैं या फिर कोई भी इवन नीट पीएमटी के जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जो उन टर्म्स के बारे में बेटर क्लैरिटी चाहते हैं। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 टर्म्स जिनको जानना बेहद जरूरी है अगर आप क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हो। और क्लासिफिकेशन में मोस्टली जो फाइलम्स हैं उनके जो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, उनमें आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा दावा है ये 15 टर्म्स के बाद अगर आप अच्छे से समझते हो तो आपको क्लासिफिकेशन की मजबूत नींव के साथ एक नई शुरुआत करने की योग्यता मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स टू लर्न एनिमल क्लासिफिकेशन इन ए बेटर वे। अच्छे से क्लासिफिकेशन हम कैसे पढ़ सकते हैं ये शुरू करते हैं। देखिए, जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। एक सबसे पहला होता है आउटलाइन क्लासिफिकेशन। आउटलाइन क्लासिफिकेशन के बाद जब हम फाइलम वाइज डिस्कस करते हैं तो हम हर फाइलम के कुछ कैरेक्टर्स डिस्कस करते हैं, जिनमें कुछ कुछ टर्म्स ऐसी आती हैं जो हम मोस्टली केवल एक रिचुअल बेसिस पर रखते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं कहूँ कि इसका ग्रेड है वो प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड है। जैसे अपन मान लो प्रोटोजोआ पढ़ रहे हैं और हम कहें कि इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड है। अब बच्चा बोल रहा है, स्टूडेंट बोल रहा है कि प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड है, लेकिन इसका मतलब रियल सेंस में उसको ये पता ही नहीं है कि प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड क्या होता है। आगे आने वाले टाइम में वो सेलुलर ग्रेड भी रटेगा। तो आज के इस लेक्चर के को देखने के बाद मुझे लगता है कि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी जो सबसे पहली जो टर्म है, जो मोस्टली हर फाइलम में आपको देखने को मिलती है, वो है हैबिट एंड हैबिटाट। पहली टर्म ये सबसे सिंपल है, हैबिट और हैबिटाट। इसमें हैबिट के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, हैबिटाट हिंदी में अगर हम कहें आवास एवं स्वभाव। ठीक है, आवास एवं स्वभाव। तो हैबिटाट का मतलब तो स्वभाव आवास हो गया, और हैबिट का मतलब हो गया स्वभाव। ठीक है, आवास, हैबिट का मतलब स्वभाव और हैबिटाट का मतलब आवास। ठीक है, यानी ये हमें ये बताती है कि वो जो पर्टिकुलर फाइलम का या फिर कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह के आवास में रहता है। तो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं हैबिटाट को। ठीक है, हैबिट अलग अलग होती है। अब हैबिट क्या होती है, देखिए मोस्टली जो हम चर्चा करते हैं, दो तरह के हैबिटाट होते हैं। एक्वेटिक, अगर हम कहें कि एक्वेटिक यानी वो जलीय जीव है, यानी वो पानी में रहता है। एक्वेटिक जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, मरीन यानी समुद्री, या कोई समुद्र में रहने वाला, या फिर अगर कोई पानी में रह रहा है तो वो फ्रेश वाटर एनिमल भी हो सकता है। ठीक है, तो जलीय जो है वो मरीन और फ्रेश वाटर हो सकते हैं। ठीक है, अब मरीन के साथ साथ कभी कभी सलाइन भी होता है। ठीक है, तो सलाइन का मतलब हमेशा मरीन हो ये जरूरी नहीं है, खारा पानी भी हो सकता है, लेकिन मरीन इज एक्सक्लूसिवली सी वाटर। ठीक है, तो यानी ऐसा कोई भी जीव जो जलीय आवास में रहता हो वो दो प्रकार के हो सकते हैं, फ्रेश वाटर या फिर मरीन। फ्रेश वाटर वाले नदी नालों में मिलेंगे, मरीन वाले समुद्र में मिलेंगे। सैलाइन वाले जो हैं वो लवणीयता झेल सकते हैं, इसलिए वो खारे पानी की झीलों में भी मिल सकते हैं। लेकिन गौर गौर करने की बात यह है कि सैलाइन इज सम हाउ डिफरेंट फ्रॉम मरीन, मरीन से थोड़ा सा अलग है। इसके अलावा जो स्थलीय हैं, जो टेरेस्ट्रियल हैं, स्थलीय हैं, जो स्थलीय जीव हैं, जो कहाँ रहते हैं, लैंड पे रहते हैं, जो जमीन पे रहते हैं, वो एक अलग आवास हो सकता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर कोई आवास है तो वो है एरियल, जैसे कि मैं कहूँ एवीज। ठीक है, तो एवीज एक अच्छा एग्जाम्पल है जो कि हवा में रहता है। बाकी सारे जो हैं हम जानते हैं तीन तरह के हैबिटाट हो सकते हैं, एक्वाटिक है, टेरेस्ट्रियल है और एरियल हो सकते हैं।
तो ये पहला जो टर्म था वो था हैबिट के बारे में और हैबिटाट, मेनली हैबिटाट के बारे में। दूसरा जो इम्पोर्टेंट टर्म है, जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, और अगर आप शुरुआती क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तो उसमें आपको मिलेगा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पे आते हैं सिमेट्री। सिमेट्री को बहुत ध्यान से समझना जरूरी है, और ये बहुत, जब आप एलिमेंट्री क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो उसमें सिमेट्री अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। ठीक है, तो सिमेट्री को हिंदी में हम बोलते हैं सममिति। ठीक है, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वो बॉडी का जो अरेंजमेंट है, उसके ऑर्गन का अरेंजमेंट है, हाउ सिमेट्रिकल इट इज, वो कितना सममितीय है। अब सिमेट्री डिस्कस करो इससे पहले मैं एक कॉमन सी चीज डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ठीक है, देखिए कि मान लीजिए ये दो तरह की सिमेट्री होती है बेसिकली, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। एक होती है रेडियल सिमेट्री और दूसरी होती है बाईलैटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री जैसा कि नाम से क्लियर है, यहाँ पर रेडियस इंपॉर्टेंट है, और रेडियस होती है त्रिज्या। और यहाँ पर बाई माने हैं टू, दो, और लेटरल माने हैं पार्श्व। लेटरल को हिंदी में अपन बोलते हैं पार्श्व, लेटरल पार्ट। अब इन दोनों चीजों को समझें। यहाँ पर ऐसी सिमेट्री होगी, कोई भी बॉडी प्लान, ऐसा बॉडी प्लान जिसमें उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को उसकी किसी भी रेडियस से डिसेक्ट करने पर उसके दो बराबर भाग हो जाएं। तो अगर कोई ऐसा बॉडी प्लान है, अगर कोई ऐसा जीव है जिसको, अब अच्छा रेडियस क्या होती है यहाँ पर ये जानना जरूरी है। रेडियस वो प्लेन होता है जो उसकी मिड एक्सिस से गुजरता है, जो मध्य अक्ष से गुजरे। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी गुजरे वो रेडियस हो जाएगा। रेडियस का मतलब मुख्य अक्ष से गुजरे। ठीक है, लेकिन अगर मैं जैसे कहूं कि ये ग्लास है, और ग्लास की जो बीच की एक्सिस है वो ये है, बीच में है। ठीक है, तो उसकी बीच की एक्सिस से गुजरने वाला जो त्रिज्या है, त्रिज्या हम समझते हैं सब, गोले की जो त्रिज्या होती है, उसका जो प्लेन होगा वो चाहे ऐसे कटे, चाहे ऐसे कटे, चाहे कैसे भी कटे, वो त्रिज्या में से होके जाना चाहिए। तो अगर हम इस तरह से कहें, ठीक है, तो वो कुछ भी हो इधर से होकर के ये साइड। ठीक है, तो ये जो सिमेट्री है इसे हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। तो कहने का मतलब कोई भी ऐसा जीव जिसका बॉडी प्लान ऐसा, अच्छा ऐसा बॉडी प्लान कैसा हो सकता है, हम यहाँ से अलग करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक कुकुम्बर लेता हूँ, सीधा कुकुम्बर है, खीरा है, उसको अगर मैं साइड से काटूंगा तो दो बराबर भागों में नहीं कटेगा। लेकिन अगर उसको मिड एक्सिस से गुजरते हुए कैसे भी काटूं, ऐसे काटूं, ऐसे काटूं, कैसे भी काटूं मिड एक्सिस से, तो वो दो बराबर भागों में गुजरेगा। तो अगर कोई जीव बेलनाकार है और उसकी मुख्य अक्ष के सापेक्ष उसके जो ऑर्गन्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो उसको मिडिल एक्सिस से काटने पर, मध्य अक्ष से काटने पर, अगर उसकी रेडियस के थ्रू हो जाएगा तो वो दो बराबर भागों में हमेशा बटेगा। तो रेडियल सिमेट्री वाले जीव वो जीव होते हैं जिनमें बॉडी के अंदर ऑर्गन का डिस्ट्रीब्यूशन मिड एक्सिस के अराउंड बिल्कुल इक्वल होता है। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली ये जो बॉडी प्लान है ये थोड़ा सा प्रिमिटिव बॉडी प्लान है, पुराना बॉडी प्लान है, यानी जो लेस डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर ये मिलेगा। ठीक है, प्रिमिटिव बॉडी सिमेट्री। इसीलिए जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो जो यू मेटाजोआ होगा उसको हम दो पार्ट्स में बांटते हैं, रेडिएटा और बाइलेटेरिया। रेडिएटा में वो जीव आएंगे जो रेडियल सिमेट्री वाले होंगे, और बाइलेटेरिया में केवल वो जीव आएंगे जो बाइलेटरल सिमेट्री वाले होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक और डिराइव टर्म आती है जिसके बारे में भी चर्चा करना यहाँ उचित रहेगा। वो हम बोलते हैं बाई रेडियल सिमेट्री। बाई रेडियल, अब देखिए नाम से क्लियर है, बाई रेडियल में क्या होने वाला है, यहाँ पर बॉडी प्लान ऐसा होगा कि कोई भी रेडियस के सापेक्ष नहीं, उसकी बॉडी में ऑर्गन का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होगा कि कोई भी दो रेडियस के सापेक्ष अगर उसे काटे तो उसके अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सारी रेडियस के खिलाफ उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होगा। ये यहाँ पर बहुत बात ध्यान रखने जरूरी बात है। काइनोडर्मेटा में ऐसा होता है, बाई रेडियल सिमेट्री होती है, बिकॉज उसकी पूरी बॉडी में ऑर्गन का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता है कि उसकी किसी दो रेडियस के खिलाफ उसे काटने पर ही वो बराबर डिस्ट्रीब्यूट होता है। बाकी तीसरी रेडियस के खिलाफ या फिर तीसरी रेडियस में से अगर हम काटेंगे तो उसके बॉडी के अंदर उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पर ये बात भी हमें नोट करनी चाहिए। सिमेट्री अपने आप में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ठीक है, और अगर हम इसे समझते हैं तो
फंडामेंटल ऑफ क्लासिफिकेशन में या फिर जो आउटलाइन क्लासिफिकेशन को हम बिल्कुल शुरुआत से समझ सकते हैं, इसलिए यहाँ पर गौर करना बहुत जरूरी है। चलिए हम बात करते हैं जैसे अगर मैं वैसे कहूँ अल्फ़ाबेट के हिसाब से कहूँ, तो अगर मैं कहूँ कि अगर आप ओ को डिवाइड करो तो ओ रेडियल सिमेट्री वाला होगा, ठीक है, बिकॉज ओ को कहीं से भी हम डिवाइड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए अब हम बाइलेटेरिया की बात करें, द्विपार्श्व सम। अब इसे वास्तव में कहते हैं सम द्विपार्श्व। अब इसे थोड़ा सा समझें, सम द्विपार्श्व क्या है? सम माने समान, द्वि माने दो पार्श्व, यानी ऐसा ऐसा बॉडी प्लान जिसमें किसी ऑर्गेनिज्म को किसी एक प्लेन से काटने पर, यहां पे देखिए रेडियस नहीं है, प्लेन, ठीक है, ए प्लेन और प्लेन माने होता है तल, ठीक है, जिसके जिससे काटने पर, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसकी कितने इक्वल रेडियस हो जाए, टू, क्या देगा हमें उससे काटने पर? इक्वल लेटरल पार्ट। क्या मिलेंगे? दो बराबर लेटरल पार्ट मिलेंगे, ठीक है। बॉडी में केवल एक ही तल ऐसा होगा, ध्यान रखिए, एक ही तल, केवल एक ही तल। अब तल क्या होता है? प्लेन होता है, प्लेन यानी किसी भी तल से, ठीक है। मैं अभी बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए उदाहरण लेते हैं, जैसे मैं कहूँ, अभी मैंने अल्फाबेट का एग्जाम्पल लिया था, जैसे मैं बात करता हूँ ए, एक अल्फाबेट है ए, ठीक है, उसको अगर इसको मैं डाइसेक्ट करना चाहूँ तो ये एकमात्र ऐसा तल है जिसके थ्रू इसे काटने पर वो दो बराबर बराबर भागों से कट जाएगा। और कहीं से भी अगर काटेंगे, ठीक है, और कहीं से भी अगर हम इसे काटेंगे तो बराबर नहीं होगा। यहाँ से काटेंगे तो भी नहीं होगा, इधर से काटेंगे तो भी नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? ठीक इसी तरह से, ठीक इसी तरह से मान लीजिए मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं बी, ठीक है। अब बी के अंदर भी केवल एक प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक ही तल ऐसा है जिससे थ्रू से काटने पर बराबर बराबर भागों में बांटा जा सकता है। अन्य कहीं से भी काटने पर उसे हम बराबर भागों में नहीं बांट सकते। तो कोई भी जीव, जैसे अगर हम ह्यूमन की बात करें, ये हमारा जो बॉडी प्लान है ऐसा है, रफ डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। तो हमें केवल एक ही तल ऐसा है जिसके थ्रू दो बराबर बराबर भागों में बांटा जा सकता है, इधर वाला और इधर वाला। सम द्विपार्श्व, एक पहला पार्श्व और ये दूसरा पार्श्व, ठीक है। तो ऐसे कोई भी जीव जिनके अंदर ऑर्गन का डिस्ट्रीब्यूशन उनकी लंबाई के दोनों तरफ हो, पूरी लेंथ के दोनों तरफ ऑर्गन्स अगर अरेंज हो, तो नो डाउट क्या होगा, उसकी लंबाई के अनुदिश अगर हम उसे काटेंगे तो दोनों तरफ बराबर मिलेंगे, ठीक है। और ये जो बॉडी प्लान है, ये क्या है? एडवांस बॉडी प्लान, एडवांस बॉडी सिमेट्री, सॉरी प्लान बोल रहा हूं बार बार, बॉडी सिमेट्री, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। फिर भी अगर कुछ चीज समझ में नहीं आ रही तो हम आगे पूछ सकते हैं। तो अगर हम आगे वहां रेडिएटा और बाइलेटेरिया की बात करें, रेडिएटा और बाइलेटेरिया की बात करें तो शुरुआती लेवल में केवल सिलेंट्रेटा तक ही है, उसके बाद प्लेटी हेलमिंथीस से लेकर के, प्लेटी हेलमिंथीस से लंबाई में होने शुरू हो जाते हैं, प्लेटी हेलमिंथीस से लेकर के मैमेलिया तक, ठीक है, आगे तक, ये सारे के सारे क्या हैं? बाइलेटेरिया हैं। लेकिन प्लेटी हेलमिंथीस से पहले जहाँ ट्रिप्लोब्लास्टिक है वहाँ सारे के सारे, जैसे सिलेंट्रेटा और निडेरिया, ये बाइरेडिएटा में आते हैं, ठीक है। तो ये हुई एक दूसरी इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है। चलिए तेजी से आगे बढ़ते हैं तीसरी इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में, जो कि उससे भी बहुत महत्वपूर्ण है और एक अपने आप में एक पूरा टॉपिक हो सकता है, इस पे हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। इसको हम बोलते हैं सीलोम, ठीक है, सीलोम या देह गुहा, सीलोम या देह गुहा। चलिए अब सिलोम क्या है, सिलोम हमें समझनी है। सिलोम से ज्यादातर बच्चे 99% बच्चे गलत अर्थ लगाते हैं। सिलोम का मतलब वो उन्हें लगता है कि बॉडी की जो कैविटी है, जो हमारी आंत है, आंत के बीच की जो कैविटी है या फिर हमारे स्टमक के बीच की कैविटी, उसे हम देह गुहा कहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिलोम इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल।
अब देखिए सिलोम क्या है। अब मैं इसको थोड़ा सा इसको क्लियर करने के लिए एक डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, ये हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, ये आहार नाल आ रही है, ठीक है, ये बॉडी है और ये स्टमक, ठीक है, और ये बाकी और ऑर्गन होंगे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर गौर करने लायक बात क्या है, यहाँ पे समझने वाली बात है। हम्म, समझने वाली बात, अब देखिए एक हमारी बॉडी की तो आउटर लेयर है, एक है इनर लेयर। तो मान लीजिए ये इनर लेयर ये रही, ठीक है, ये बॉडी की इनर लेयर, क्लियर है। इसी तरह से ये जो ऑर्गन है, ऑर्गन की भी आउटर लेयर होगी, ठीक है, आउटर लेयर ऑर्गन की भी होगी, ठीक है। तो मैं इसे एक कॉन्ट्रास्टिंग कलर से डिनोट कर रहा हूँ। ये ये जो ऑर्गन है ना, ऑर्गन की भी वॉल होगी, ऑर्गन ऑर्गन की भी आउटर लेयर होगी, ठीक है। चलिए, हम्म, अब आपको समझ में आया। तो अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा यहाँ पे जूम करके दिखाऊं आपको, हाँ, यहाँ पे आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए ये हमारी बॉडी वाल है, ये बाहर से ये इतनी मोटी हमारी बॉडी वाल, क्लियर है, इधर से इतनी मोटी हमारी बॉडी वाल। अब हमारी बॉडी वॉल के अंदर ये जो आउटर इनर पोर्शन है, ठीक है, यानी एक तरफ हमारी देह भित्ति, ये बॉडी वॉल है, ये इसका जो इनर मोस्ट लेयर है वो, और एक तरफ ये जो हमारी स्टमक है, आंत है, मान लो आंत के अंदर ये कैविटी है, यहाँ ये यहाँ पे कैविटी है, हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन आंत आंत की जो आउटर मोस्ट लेयर है ये, ठीक है। तो इन दो लेयर्स को हम बोलते हैं पेरिटोनियम। क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम। दूसरी लेयर कौन सी? ये, ठीक है। ये जो बाहर वाली है इसे हम बोलते हैं पेराइटल पेरिटोनियम। पेराइटल, पेराइटल मतलब बाहर वाली, और ये बोलते हैं हम विसरल पेरिटोनियम। विसरल कहाँ से है? विसरा से। विसरा मतलब आंतरांग, इसे हिंदी में बोलते हैं विसरा में आंतरांग। आंतरांग क्या है? जो अंदर स्थित अंग है वो आंतरांग। आंतरांग के चारों तरफ, यानी अपनी एलिमेंट्री कैनाल के चारों तरफ जो एक लेयर है उसे बोलते हैं। और अच्छा, ये केवल स्टमक के चारों तरफ नहीं है, ये बॉडी के अंदर और ऑर्गन भी है। मान लो ये और ऑर्गन होगा दूसरा, यहाँ पर ये लीवर होगा, इसके चारों, तो इसके चारों तरफ भी कवरिंग है ये, ठीक है। तो ये कौन सी है? यहाँ फिर पेराइटल है, और यहाँ ये आउटर मोस्ट क्या है? यहाँ पे विसरल पेरिटोनियम है। तो ये जो बीच का स्पेस है, यानी बॉडी वॉल, बॉडी की जो वॉल है आउटर मोस्ट, और जो हमारी बॉडी की वॉल के अंदर इस थैले में अंदर जो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, उनकी आउटर मोस्ट लेयर के बीच की जो जगह है उसे हम क्या बोलते हैं? सीलोम बोलते हैं, ठीक है। इसको अगर हम थोड़ा सा क्रॉस सेक्शन में काट के देखें, ठीक है, मान लीजिए कि हम एक क्रॉस सेक्शन काटते हैं, सॉरी गलत कट गया। हाँ, मान लीजिए एक हम क्रॉस सेक्शन काटते हैं ये, ठीक है। तो क्या होगा अगर ये होगा, तो ये तो आउटर बॉडी वॉल है, ठीक है, और ये बाहर की तरफ जो बॉडी वॉल है, हम्म, दोबारा बनाता हूं, ठीक है। तो इसको अगर हम काटें, तो ये तो बाहर की तरफ की बॉडी वॉल हो गई, और अंदर की तरफ की जो लाइनिंग है ये कौन सी होगी? तो ये तो हो गई पेराइटल पेरिटोनियम, बाहर वाली, ठीक है। और इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन है, तो जैसे मान लीजिए मैं बता रहा हूँ ये आंत है, ठीक है, आंत के अंदर की ये कैविटी है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द कैविटी, ठीक है। और इसके चारों तरफ ये, ठीक है, ये जो है ये क्या है? अब यहाँ पे गौर करने लायक है, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ मैं इसकी बात कर रहा हूँ, और ये बॉडी वॉल ये है। यहाँ पे गौर से समझेंगे तो आपको बिल्कुल 100% समझ में आएगा कि सिलोम क्या चीज़ है, ठीक है। ये है एलिमेंट्री कैनाल। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। ये गुहा अलग अलग तरह की गुहा है,
ये पैराइटल पेरिटोनियम है, और बाहर की तरफ जो है ये क्या है, विसरल पेरिटोनियम, आंतरांग के चारों तरफ। यहाँ पे एग्जाम्पल एलिमेंट्री कैनाल है, यहाँ पे इधर दूसरा ऑर्गन भी हो सकता है, सपोज किडनी या फिर लीवर भी हो सकता है, उसके भी बाहर होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर ये विसरल पेरिटोनियम हो जाएगी। अब जो ये जो बीच का स्पेस है, ये जो जगह बच रही है, ये क्या है, सीलोम। कौन सी वाली, ये जो जगह है, ठीक है, ये जो जगह है जो मैं जिगजैग पैटर्न में बना रहा हूँ, दिस इज सीलोम, ये खाली जगह है। ये क्या है, बड़ा बड़ा लिखता हूं मैं, सीलोम, ये सीलोम। समझ में आ गया। चलिए अब आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा वीडियो। अब सिलोम के बेसिस पर हम अगर क्लासिफिकेशन करें, तो सिलोम के बेसिस पर तीन तरह का क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले ऐसे जीव जिनके अंदर कोई सिलोम नहीं होती, तो एसिलोमेटा, नो सिलोम, यानी बॉडी के वॉल के बीच और ऑर्गन्स के बीच में कोई खाली जगह नहीं है। अच्छा, खाली जगह से मेरा मतलब एयर नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का फुल्का लूज टिश्यू या फिर कुछ मेसेनकाइम हो सकता है, जरूरी नहीं है। एसिलोमेटा ऐसा है ना जिसमें ऐसा कुछ बॉडी वॉल टाइप होता ही नहीं है। फिर कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें ऐसा लगता है कि ये सिलोम होगी, लेकिन वो सिलोम नहीं है। अब चूंकि दूर से देखने पर तो यूं लगता है कि ये है, सिलोम है, इसलिए इन्हें बोला शूडो। शूडो माने फॉल्स, शूडो वाला शब्द बहुत बार आता है, शूडो माने फॉल्स, सिलोमेटा यानी ये आभासी देह हुआ है, फॉल्स सिलोम है। यहाँ पे क्या होगा, इनके अंदर फॉल्स सिलोम है, ऐसा लग रहा है कि ये सिलोम है लेकिन ये सिलोम नहीं होती। देखिए, ट्रू और फॉल्स का क्या है वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है। और फिर आते हैं ट्रू सिलोम पर, ठीक है, ये आती है ट्रू सिलोम, ठीक है। अब देखिए ट्रू और फॉल्स में अंतर क्या है, ये जानना बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। ट्रू फॉल्स, ट्रू सिलोम वो होती है कवर्ड बाय पेरिटोनियम, कवर्ड बाय पेरिटोनियम इन बोथ साइड, दोनों तरफ से जो पेरिटोनियम से घिरी हो उसे हम ट्रू बोलते हैं, और अगर नॉट कवर्ड हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, फॉल्स पेरिटोनियम बोलते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर बॉडी और ऑर्गन बीच के बीच में स्पेस तो है, लेकिन वो पेरिटोनियम से कवर्ड नहीं है। और पेरिटोनियम क्या होती है, उत्पत्ति में मीसोडर्मल होती है, ओरिजिन में क्या होती है, मीसोडर्मल होती है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, पेरिटोनियम ओरिजिन कहाँ से होगा, मीसोडर्म से होगा। क्लियर है। अब ये जो ओरिजिनल वाली जो ट्रू सिलोम है, ये उत्पत्ति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के आधार पर दो तरह की हो सकती हैं। यानी ये जो ट्रू सिलोम बनी है वो किस तरह से बनी है। अब जो ट्रू सिलोम होती है, ट्रू का मतलब देखिए हमेशा बायो में होगा यू, तो इसे हम बोलते हैं यू सिलोम, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहली सिलोम होगी उसे हम बोलेंगे साइजोसीलस यू सिलोम, साइजोसीलस यू सिलोम। और दूसरी होगी एंटीरोसीलस यू सिलोम, एंटीरोसीलस यू सिलोम। अब इसे समझना जरूरी है। यहाँ पे देखिए साइजोसीलस यूसिलोम, अब देखिए यहाँ पर यूसिलोम आया है, यानी ये है तो ट्रू, ठीक है, लेकिन ओरिजिन वाला जो चीज है ये आगे वाले शब्द है वो एक्सप्लेन करते हैं। देखिए साइजो का मतलब होता है स्प्लिट होना, ये बहुत सारी जगह आएगा साइजोसिलस। बॉटनी में आपने पढ़ा होगा लाइसोजीनस कैविटी एंड साइजोजीनस कैविटी। साइजोजीनस कैविटी ऐसी कैविटी जो दो सेल्स के बीच में स्प्लिटिंग से बनती है, फटने से बनती है। तो यहाँ पर ऐसी सिलोम जो स्प्लिटिंग से बनती हो, साइजो माने स्प्लिट, सिलस माने ओरिजिन, ठीक है, सिलोम स्प्लिटिंग से बनने वाली सिलोम, लेकिन वो ट्रू सिलोम क्यों, बिकॉज कवर्ड बाय मिसोडर्म, सॉरी कवर्ड बाय पेरिटोनियम, राइट, कवर्ड बाय मिसोडर्म, राइट। और एंटीरोसिलस क्या होगा, यहाँ पर यहाँ पर ये स्प्लिटिंग नहीं होगी, यहाँ मिसोडर्मल पाउच बनेंगे, लेकिन कहाँ से बनेंगे, डिराइव्ड फ्रॉम इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन इज इंटेरो, एंट्रो, इंट्रो माने इंटेस्टाइन, राइट, ठीक है। तो क्या होगा, इंटेस्टाइनल मिसोडर्मल पाउच जो होंगे उनसे बनेगी। अभी इंटेस्टाइनल मिसोडर्मल पाउच क्या होते हैं, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे सिलोम पे, उसमें हम चर्चा करेंगे। खाली सिलोम पे एक छोटा सा वीडियो होगा जो इन दोनों तरह की और तमाम तरह की सिलोम पे चर्चा करेगा।
तो मोटा मोटी बात हुई एसिलोमेटा में जिसमें कोई सिलोम नहीं है, सूडोसिलोमेट्स जिनमें फाल्स सिलोम है। फाल्स का मतलब मेसोडर्म से कवर्ड नहीं है, या फिर क्या होता है इनके अंदर कनेक्टिव टिश्यू भरा रहता है, यानी कोई स्पेस होता ही नहीं है। और ट्रू सिलोम क्या होंगी, जो मेसोडर्म से यानी कि पेरिटोनियम से दोनों तरह से घिरी हुई हैं, लेकिन दोनों साइड से कवर्ड हैं। और ओरिजिन के बेसिस पे दो प्रकार के हैं, अगर वो स्प्लिट होकर के बनी है, ट्रू बनी है, तो साइजोसिलस यूसिलोम, और अगर वो इंटेस्टाइनल मेसोडर्मल पाउच से बनी है, इसलिए नाम आया, इंटेस्टाइन से ओरिजिनेट हुआ इसलिए नाम आया एंटीरो, इसलिए नाम आया एंटीरोसिलस यूसिलोम। तो दिस इज ऑल अबाउट सिलोम। चलिए, हम्म आगे हम बात करते हैं। पांचवा जो है वो है डाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है डाइजेशन। ये थोड़ा सा इजी है समझने में, डाइजेशन को हम समझ सकते हैं बहुत आराम से। देखिए, डाइजेशन दो तरह से होता है। एक होते हैं इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन, इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन, और एक होगा एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। अब यहाँ पर ये हालांकि लगने में यूँ लगता है कि इट्स वेरी इजी, लेकिन हम मोस्ट कंफ्यूज होते हैं, बच्चे मोस्टली कंफ्यूज होते हैं। देखिए, इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन का मतलब क्या है कि अगर ये सेल है और अगर ये न्यूक्लियस है, तो डाइजेशन क्या होगा, इस सेल के अंदर होगा, इन साइड द सेल होगा। और एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन है कि ये अगर सेल है, ये अगर न्यूक्लियस है, तो डाइजेशन सेल के बाहर होगा। ठीक है। अब डाइजेशन तो डाइजेस्टिव एंजाइम से होगा, तो यहाँ पे ये सेल क्या करेगी, डाइजेस्टिव एंजाइम बाहर सीक्रेट करेगी। ठीक है। और यहाँ पे इस सेल को क्या करना पड़ेगा, नो डाउट अगर एनिमल सेल है तो कोई भी जो फूड पार्टिकल है उसे कैप्चर करना पड़ेगा, राइट, जिस तरह से फेगोसाइटोसिस होता है। ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, वो अंदर चला जाएगा, इसे हम क्या बोलेंगे, फेगोलाइसोसोम। और इसे, इस पाउच को, इसे क्या बोल रहे हैं, फेगोलाइसोसोम। फेगोसाइटोसिस हो रही है, फेगोलाइसोसोम क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ये फिर फेगोसोम जो है, इसे एक्चुअली फेगोलाइसोसोम नहीं बोलते। थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट करता हूँ, अभी अभी फेगोलाइसोसोम नहीं बोलते, इसको बोलते हैं फेगोसोम। ठीक है, मैं इसको वापस करेक्ट कर रहा हूँ। हम्म, ये जो इंजेक्शन हुआ है इसे हम बोलते हैं फेगोसोम, बिकॉज फेगोसाइटोसिस हुआ है। ये बाद में आकर के लाइसोसोम जो है इसके साथ फ्यूज हो जाता है, और ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, ये जो फूड है इसको, इसकी चारों तरफ एंजाइम है, इसे हम बोलते हैं फेगोलाइसोसोम। ये डाइजेस्ट करता है। ठीक है। अब गौर करने की बात क्या है, देखिए ये जो इंट्रासेल्युलर जो डाइजेशन है, इंट्रासेल्युलर जो डाइजेशन होगा, ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में होता है, जैसे कि अमीबा। ठीक है, कुछ और जीव भी हैं। लेकिन अगर हम हमारी बात करें, इसे हम ध्यान से समझेंगे, हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर इन्वेंट्री कैनाल है, ठीक है, और ये स्टमक है, राइट, यहाँ पे स्फिंक्टर है और यहाँ पे स्फिंक्टर है। हमने फूड का पार्टिकल को छोटा छोटा दांतों से चबा करके कहाँ डाल दिया, हमारे आंत में डाल दिया। अब ये जो वॉल है हमारी, ठीक है, ये सेल से बन करके बनी होगी ऑब्वियसली। ठीक है। ये जो सेल्स हैं ये इन फूड पार्टिकल को अपने अंदर ले रही हैं क्या, फैगोसाइटोसिस करके, बिल्कुल नहीं ले रही। ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम ये जो हमारी आंत की जो वॉल है वो इस तरह की है कि वो डाइजेस्टिव जूस से सीक्रेट करती है। तो जितने भी चीजें हैं हम इस आमाशय की कैविटी के अंदर इन फूड पार्टिकल के डाइजेशन के लिए डाल डाल रहे हैं। तो डाइजेशन हो रहा है सेल से बाहर, इसलिए यहाँ पर कैसा डाइजेशन हुआ, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन हुआ। ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें पॉरीफेरा की, तो पॉरीफेरा में भी आता है, वहाँ पे कैनाल सिस्टम मिलता है, और कैनाल सिस्टम से जो भी आता है, ठीक है, वो सेल्स कैप्चर करती हैं और इंट्रासेल्युलर डाइजेशन होता है। ठीक है। आगे हम चलेंगे तो जहाँ जहाँ एलिमेंट्री कैनाल का कंसेप्ट है वहाँ सब जगह एक्स्ट्रा सेल्युलर पार्ट। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा, अगला जो टॉपिक है वो है हमारा न्यूट्रिशन, भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। न्यूट्रिशन, पोषण। पोषण बहुत सारे प्रकार का होता है, ये बड़ा टेक्निकल चीज है, इसे थोड़ा सा ध्यान से समझिए। ठीक है, मैं कोशिश करूँ। पोषण वैसे एक तरह से देखा जाए तो बड़ा आसान है समझाना। देखिए, सबसे पहला आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। लेकिन होलोजोइक के बारे में पढ़ें इससे पहले हमें होलोफाइटिक पढ़ना होगा। होलोफाइट, देखो होलो माने टोटल,
फाइटिक, फाइटा, फाइटा माने प्लांट, ज़ुआ, ज़ुआ माने एनिमल, ज़ोइक, ज़ू माने जंतु होता है, होलोज़ोइक। इसे हम बोलते हैं जंतु सम, जंतु के समान पोषण, और इसे हम बोलते हैं पादप सम। कुछ चीज़ें हिंदी में बड़ी आसान होती हैं। पादप सम पोषण, पादप सम पोषण, जंतु सम पोषण, नाम से स्पष्ट है, ऐसा प्रकार का कोई भी पोषण जो जंतुओं के समान हो, जंतु सम, कुछ पादप सम। अब देखिए जंतु क्या करते हैं ये समझना जरूरी है। जंतु क्या करते हैं? पहले खाते हैं और फिर क्या करते हैं? पचाते हैं। सिंपल सी चीज है। क्या बनाते हैं? नहीं बनाते, बिल्कुल नहीं बनाते। पहले खाते हैं फिर पचाते हैं। और पादप क्या करते हैं? प्लांट्स क्या करते हैं? बनाते हैं, ठीक है, और बना करके पचाते हैं। इकोलॉजिकल कंसेप्ट एक्चुअली। तो होलोजोइक में कोई भी ऐसी चीज जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म, अब यहाँ पे कहोगे ऑर्गेनिज्म कैसे? अगर कोई अगर वेजिटेरियन भी है, वो तो सामने वाला तो कोई ना कोई जीव है, कोई प्लांट ही होगा, राइट? तो प्लांट का कोई भी पार्ट अगर खा के और अगर ऊर्जा ले रहा है, ठीक है, बनाया नहीं है, तो वो क्या होगा? होलोजोइक होगा। होलोफाइटिक में जैसे पौधे करते हैं, पौधे अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है, बनाते हैं किससे? फोटोसिंथेसिस से, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है हम सब जानते हैं, ग्लूकोज बनता है। और पचाते हैं किससे? रेस्पिरेशन से। हम भी यही करते हैं, रेस्पिरेशन से, राइट? ठीक है, ये बात है। समझ में आ गया? इसके अलावा दो टर्म्स और आती हैं, कुछ आती हैं सेप्रो। अभी जो सेप्रो है, सेप्रोजोइक में यहाँ पे ज्यादा डिस्कस करूंगा। सेप्रो माने पैरासाइट, ठीक है, जोइक यानी जंतु का, ठीक है, यानी एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गन पे क्या होगा? पैरासाइट होगा। सॉरी, उल्टा बोल दिया। सेप्रोजोइक यानी डेड, इसे हम बोलते हैं मृतोपजीवी, मृतोपजीवी, मृत जीवों पर जिंदा रहने वाला। अभी ये फाइटिक भी हो सकता है प्लांट अगर हो। तो सेप्रोजोइक कौन होगा? जो डेड जो चीजें हैं, जो प्रकृति में डेड हो गई हैं, जैसे कोई जीव मर गया, तो उसकी बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए कौन आते हैं? फंगस आता है, बैक्टीरिया आते हैं, ये सारे के सारे क्या? सेप्रोजोइक, सेप्रोफाइट, ये सारे के सारे, ठीक है। ये न्यूट्रिशन के बारे में। और भी तरह के कुछ एक न्यूट्रिशन हो सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सातवां जो पार्ट है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी, सर्कुलेशन। अब ऑर्गेनिजम्स जो है, एनिमल जो है, उनके अंदर परिसंचरण जो है, परिसंचरण जो तंत्र है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये हम सब पढ़ते हैं, ये दो प्रकार का है, ओपन है और क्लोज। ओपन और क्लोज, अब इसके बारे में बहुत सारे बुकिश डेफिनेशन बहुत सारे, लेकिन हमें समझना जरूरी है। ये मैं शुरू से कह रहा हूँ, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम जानते हैं लेकिन फिर भी हम नहीं जानते। उसमें से ओपन और क्लोज वाला भी है। अब देखिए ओपन क्या है, ये समझना हमें बहुत जरूरी है कि ओपन क्या चीज है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा, हम पहले अपने से कंपेयर करें। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में बॉडी के अंदर जो डिफरेंट सेल्स हैं, उनके उनको न्यूट्रिशन के लिए लिक्विड मीडियम चाहिए। देखिए ब्लड क्या है? ब्लड क्या है? एक ऐसा लिक्विड मीडियम है जिसमें सारे न्यूट्रिशन है। बिकॉज कोई भी जीव जब भोजन करता है, उसके इंटेस्टाइनल कैनाल के अंदर उसका डाइजेशन होता है। डाइजेस्ट होने के बाद जो कॉम्प्लेक्स फूड था, उसको एंजाइमेटिक रिएक्शन से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, और इतने छोटे होते हैं कि वो एब्जॉर्बेबल हो। उसके बाद आंत का एक हिस्सा डाइजेस्टेड फूड को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। अभी एब्जॉर्ब होकर कहाँ जाता है? ब्लड में जाता है, राइट? तो परिसंचरण तंत्र में, या फिर मैं कहूँ कि ब्लड का काम क्या है? ब्लड एक लिक्विड मीडियम है। ब्लड क्या है? एक लिक्विड मीडियम है, जो कि बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन को, वेस्ट मटेरियल को, एनर्जी को, इन सब को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। अब हम मल्टी सेलुलर जीव में क्या है? बहुत सारी सेल्स हैं। अब ब्लड की जिम्मेवारी है कि वो हर एक सेल को उसका मीडियम दे। जैसे कि मैं अभी खाने की बात कर रहा था, वो जो डाइजेस्टेड फूड है, जो न्यूट्रिशन है, जो खाने में हमने अभी अच्छा सा खाया है, उसमें आपके कार्बोहाइड्रेट भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं, फैट भी हैं, फैटी एसिड्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं।
वो तमाम चीज़ें हमारी एक-एक सेल को कैसे मिलेंगी? ब्लड में जाकर के मिलेंगी। लेकिन क्लोज़ सर्कुलेटरी और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में एक बेसिक सा डिफरेंस है। क्या हमारी बॉडी में कहीं पर भी ऐसा है कि ब्लड सीधा सेल्स के चारों तरफ प्रेज़ेंट हो? बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ एक क्लोज़ सिस्टम है, जिसको हम 4 चैम्बर का हार्ट बोलते हैं। यहाँ से जो भी आएगा क्लोज़ आर्टरी में आएगा, वेन में आएगा और जो जाएगा क्लोज़ धमनी में जाएगा, ठीक है? जिस ऑर्गन को मान लीजिए ये ऑर्गन है, ये हार्ट है। हम सब जानते हैं कि हार्ट जो है, वो अलग-अलग ऑर्गन को देता है। अभी अभी हमने यहाँ पे एक ऑर्गन की चर्चा की, दूसरा भी हो सकता है, ठीक है? ये ऑर्गन 1 है, ये ऑर्गन 2 है। हार्ट जिसको देगा, वहाँ तक अपनी सप्लाई देगा, कनेक्शन देगा। उसके बाद उसके चारों तरफ क्या बना लेंगी? जो धमनी है वो धमनिका बना लेगी, वो ऐसे-ऐसे कंपैरेटिवली करते-करते आर्टरीज़ से बड़ी छोटी आर्टरी, फिर उससे छोटी, फिर लास्ट में आर्टरियोल और इस अंग को मिल जाएगा। और फाइनली इस अंग को जब ब्लड मिलेगा, अच्छा इस अंग में बहुत सारी सेल्स हैं, राइट? क्या सेल्स को मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। सेल्स के चारों तरफ केवल क्या जाएगा? प्लाज़्मा जाएगा। अब देखिए ब्लड यानी जो अंतिम जगह है, वहाँ पर ब्लड से का जो लिक्विड पार्ट है प्लाज़्मा, वो चला जाएगा और प्लाज़्मा सेल्स के चारों तरफ, और इसलिए ब्लड के अंदर जो भी डिसॉल्वेबल पार्ट होगा, जो घुलनशील पार्ट होगा, वो प्लाज़्मा के थ्रू सेल्स के चारों तरफ पहुँच जाएगा और सेल्स के जो मेम्ब्रेन है, वो उसे इनटेक कर लेंगे। अच्छा, सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, जो कचरा बन रहा है, जो गैसेज़ हैं, जो मेटाबोलाइट्स हैं, वो भी सिंपल डिफ्यूज़न के ज़रिए क्या होगा, अंदर से बाहर की तरफ आ जाएँगी और इस प्लाज़्मा में घुल जाएँगी। और ये जो ऑर्गन है, यहाँ से वापस ब्लड को कलेक्ट कर लिया जाएगा। यहाँ से एक छोटी शिरा बनेगी, फिर उससे बड़ी शिरा, उससे बड़ी शिरा, और ये जो शिराएँ हैं आप वापस मिल कर के ब्लड को देती हैं। ठीक इसी तरह से इस अंग को सप्लाई दी जाएगी, इस अंग को सप्लाई देने से पहले छोटी-छोटी कैपिलरी में डिवाइड होंगे और लास्ट में वापस इकट्ठा करने के लिए छोटी-छोटी कैपिलरी, और फिर इस तरह से इसको, इस तरह से सिस्टम चलता है। यहाँ पर किसी भी सेल को डायरेक्ट सेल के चारों तरफ ब्लड नहीं आता, यानी जितना भी है वो बहता रहता है। राइट? इसको हम सिंपल और कर सकते हैं, जिस तरह से हमारी वाटर सप्लाई है। क्या ऐसा है कहीं कि हमारे घर के बाहर एक खुला नाला आ रहा है, कि हाँ, नदी से चला, नदी से फिर एक चौड़ा नाला खुला, वो नाला से फिर और छोटा ओपन नाला खुला, फिर उससे और छोटा नाला और हमारे घर के आगे से बह रहा है, हम उसमें से बाल्टियाँ निकाल-निकाल के हमें जितना यूज़ करना है, ऐसा नहीं हो रहा। जहाँ कहीं भी ओपन नदी है, उसको पर्टिकुलर बाकायदा एक क्लोज़्ड पाइप्स के अंदर, जहाँ से बड़ा जो वाटर सप्लाई सिस्टम बना है, वहाँ पे शुरुआत में बहुत बड़ा नाला है जिसमें प्यूरिफाइड वाटर है। उसको फिर और छोटे चैम्बर्स में एक बड़ा कलेक्शन चैम्बर बनाया गया। वहाँ से उससे कंपैरेटिवली पतले पाइप हैं, फिर उसके बाद एक कलेक्शन सेंटर है, वहाँ से फिर उसको और पतले पाइप हैं। आपके घर में जो पानी आ रहा है, वो पानी है, वो वाटर सप्लाई के ज़रिए, नल के ज़रिए आ रहा है, जो कि क्लोज़्ड वेसल है। आपको डायरेक्ट नहीं मिल रहा। इसी तरह से ये हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारा जो वाटर सप्लाई सिस्टम है, एक बहुत बढ़िया एग्ज़ाम्पल है कि हम ये समझ पाएँ कि क्लोज़ सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ये होगा कि हर एक सेल ब्लड में डूबी रहेगी, ठीक है? यानी कोई ये वेन और आर्टरीज़ नहीं होंगी। जो भी लिक्विड होगा बॉडी में ओपन होगा, ठीक है? हम जो भी डाइजेस्ट करके करेंगे, चारों तरफ हमारी जो इंटेस्टाइन के चारों तरफ का जो लिक्विड है उसमें आ जाएगा और वो सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए सारी सेल, यहाँ पे हर एक सेल के चारों तरफ, ठीक है? यहाँ पे हर एक सेल के चारों तरफ क्या होगा? ब्लड होगा। तो ये होगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और ये होगा क्लोज़ सर्कुलेटरी। होपफुली आपको समझ में आ गया। अगला टर्म हम डिस्कस करते हैं। 8वां इम्पोर्टेंट टर्म है, वो है सेक्सुअलिटी, लैंगिकता। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टर्म और यहाँ पे मोस्टली बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं। अब देखिए 2 तरह के जीव हैं, ठीक है? मैं ये बना रहा हूँ, ये एक जीव है और ये एक दूसरा जीव। ये जो जीव है, इसके अंदर इसी के अंदर मेल है और इसी के अंदर फीमेल। ये सब आप जानते हैं। केवल ये वाला जो निशान है ये मेल का होता है और ये वाला निशान फीमेल का होता है, ठीक है? और इसके अंदर क्या व्यवस्था है कि मेल अलग होता है और दूसरी क्या होंगी? फीमेल, ठीक है? ये अलग-अलग होता है। चलिए, ये जो जीव है, चूँकि इसके अंदर और मेल फीमेल सिस्टम दोनों एक जगह ही हैं,
ठीक है, इसलिए इसे हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं एक लिंग। ठीक है। और यहाँ पर दो अलग अलग हैं, इसे हम बोलते हैं बाईसेक्सुअल, और यहाँ बोलते हैं द्विलिंग। ठीक है। अब ये जो यूनिसेक्सुअल है, सॉरी मैंने अलग उल्टा बोल दिया। हम्म, यहाँ पर चूंकि दोनों लिंग एक ही बॉडी में है, उल्टा कोरिलेट कर दिया मैंने। ठीक है, इसे हम बोलते हैं बाईसेक्सुअल, और इसे हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। क्लियर है? बाईसेक्सुअल में दोनों एक में ही है। अब ये जो बाईसेक्सुअल है, इसे ही हम हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं, या फिर बोलते हैं उभय लिंगी। उभय माने दोनों, लिंग माने एक साथ, जैसे उभयचर। ठीक है, ये है यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल जिसमें एक बॉडी में केवल और केवल कितने होंगे, एक सेक्स होंगे। ये थोड़ा सा क्लियर रखें। बाईसेक्सुअल मैंने जल्दबाजी में उल्टा लिख दिया था शुरू में, डोंट गेट कंफ्यूज। बाईसेक्सुअल में एक बॉडी में दोनों हैं, इसलिए बाईसेक्सुअल बोला, और या फिर बोला हर्माफ्रोडाइट। अब यहाँ पर दो चीजें और आती हैं, एक होता है मोनोसियस, एक होता है डायोसियस। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं एक लिंगाश्रयी। अब इसे समझने की कोशिश करें। और दूसरा होता है द्विलिंगाश्रयी। एक लिंगाश्रय। अब देखिए, यहाँ पर एक लिंग आश्रय, आश्रय माने शेल्टर। ठीक है, ऐसे जीव जिसमें एक लिंग का ही आश्रय हो, या फिर दो लिंगों का आश्रय हो, इस हिसाब से हमें इसे समझना है। एक लिंगाश्रय जो होंगे, जो मोनोसियस होंगे, मोनोसियस और डायोसियस। डायोसियस एक लिंगाश्रय और द्विलिंगाश्रय। द्विलिंगाश्रय में कितने होंगे, दो शेल्टर होंगे। द्विलिंग आश्रय यानी दो लिंगों के लिए क्या होंगे, दो शेल्टर होंगे, इसलिए ये हो गया यूनिसेक्सुअल। और मोनोसेक्सुअलिटी क्या होगा, एक लिंगाश्रय होगा, वो क्या होगा, बाईसेक्सुअल। देखिए, ठीक है, तो थोड़ा सा इसको और कोरिलेट करते हैं। तो जो मोनोसियस होगा, ठीक है, वो होगा बाईसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट। और जो डायोसियस होगा, वो होगा यूनिसेक्सुअल। इसीलिए कंफ्यूजन है एक्चुअली, इसीलिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जो डाई माने उल्टा, और हमें समझना क्या है, हमें अगर इनका मतलब समझ आएगा, मोनो माने एक, सियस माने शेल्टर। ठीक है, शेल्टर माने आश्रय, मोनो माने एक ही आश्रय हो, तो एक ही आश्रय, एक ही आश्रय में ही बना लो, एक ही आश्रय में मेल बना लो और फीमेल बना लो। चलिए जी, मोनोसियस हो गया। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं है, कितने लिंग है सब एक बॉडी पे, कितने, दो हैं, तो बाइसेक्सुअल हो गया। उभय उभय लिंगश्री हो ही गया। अगर हम बोलो डाई माने दो आश्रय, दो आश्रय यानी दो अलग अलग बॉडी होंगी, बना लो, ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया, तो ये यूनिसेक्स। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया। ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, विशेष ध्यान देने की जरूरत है। नाइन्थ जो है वो आता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कौन सा, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। अब इसको मैं थोड़ा सा फास्टली करूंगा। अब कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें जो स्पर्म है और एग जो है, यहाँ से जो जाइगोट बनता है, उससे वो क्या देते हैं, आगे चल करके एग्स पैदा करते हैं। और अंडे से जो जीव निकलता है, वो सबसे पहले क्या निकलता है, कोई लार्वा निकलता है, या कोई प्यूपा हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद उस जीव का एडल्ट जैसा रूप उस अंडे से बाहर निकलता है। ठीक है,
तो सीधा सीधा जो डेवलपमेंट है, अगर मैं उस पे आऊँ, तो डेवलपमेंट दो तरह का होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। देखिए, डायरेक्ट डेवलपमेंट नाम से स्पष्ट है, सीधा डेवलपमेंट। सीधा डेवलपमेंट का मतलब है सीधा बच्चा पैदा करें, कोई लार्वा प्यूपा नहीं हो, यानी अंडे से सीधा फूट करके एडल्ट जैसा छोटा जीव निकले। लेकिन अगर ऐसा लफड़ा नहीं है और अंडा इनडायरेक्टली, है ना, इनडायरेक्टली पैदा करें, इनडायरेक्टली मतलब पहले लार्वा बनाए, फिर प्यूपा बनाए, फिर अडल्ट बनाए, तो इसे हम बोलेंगे इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में कोई लार्वा अवस्था नहीं पाई जाएगी। तो जो मेन कमेंट है, जो मेन चीज है, लार्वा एब्सेंट होगा, ठीक है, किसमें, डायरेक्ट में। और लार्वा जो होगा प्रेजेंट होगा इसमें, इनडायरेक्ट में। अगर हम कहीं पर भी ये पढ़ लें कि इसके अंदर डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, तो इसका मतलब सीधा सीधा मतलब है कि अंडा हैच आउट होकर के पहले लार्वा या प्यूपा बनाने वाला है, और फिर आगे चल करके वो एडल्ट जैसा जीव बना है, ठीक है। इसलिए ये डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। चलिए आगे चलते हैं अपन। हाँ, अब हम आते हैं 10वें टॉपिक पे, जिसको हम पढ़ते हैं क्लीवेज। क्लीवेज यानी विदलन। और विदलन कब होता है हम सब जानते हैं। हमारे बॉडी के अंदर जो अ, जब डेवलपमेंट होता है, तो जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद मोरूला बनता है, फिर ब्लास्टुला बनता है, फिर गैस्ट्रुला बनता है, और इस तरह से। और ये जो शुरुआती जो लेवल है, ये जो गैस्ट्रुला से पहले, ये जो अर्लियर जो सेल डिवीजन है, ये माइटोटिक टाइप के हैं, लेकिन ये विशेष तरह के हैं, इसलिए इन्हें हम क्लीवेज बोलते हैं। खैर, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अब क्लीवेज मोस्टली दो तरह से कैटेगराइज होते हैं। क्लीवेज दो प्रकार के, देखिए, ये एक शुरुआती जाइगोट बना, नो डाउट, स्पर्म और एग के फ्यूजन से बना, ये जाइगोट है। जाइगोट में जो प्रिलिमिनरी डिवीजन होगा, शुरुआती डिवीजन होगा, इसे ही हम क्या बोलते हैं, क्लीवेज बोलते हैं। ये पहला क्लीवेज हुआ। ये दोनों जो बने, ये हम सब जानते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर बोलते हैं। दो की भी चर्चा कर सकते हैं हम आगे चल करके, हम दूसरे क्लीवेज के बाद चार ब्लास्टोमियर वाले स्टेज की भी चर्चा कर सकते हैं, किसी की भी कर लेते हैं। अब यहाँ पे चार ब्लास्टोमियर है, यहाँ पे दो ब्लास्टोमियर। अब ध्यान रखिए, यहाँ पे देखिए, दो उदाहरण लेते हैं। अगर मैं अगर मैं गौर से समझे, ये दो वाले की चर्चा करता हूँ। अगर मैं किसी एक ब्लास्टोमियर को, ठीक है, किसी एक ब्लास्टोमियर को यहाँ, इसको डैमेज कर दूं, तो क्या हो, दो कंडीशन हो सकती है। कौन कौन सी हो सकती है? कौन कौन सी हो सकती है? दो कंडीशन हो सकती है। हो सकता है कि ये जो जीव है, ये पूरा का पूरा सही पैदा हो जाए, ये सही पैदा है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो जीव है, केवल आधा पैदा हो। आधा इसलिए बिकॉज़ केवल एक ब्लास्टोमियर है, आधा नहीं होगा, राइट? तो अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर इसको डैमेज, इस वाले ब्लास्टोमियर को डैमेज कर देने के बावजूद इस वाले ब्लास्टोमियर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसका मतलब इन इस ब्लास्टोमियर का भविष्य अभी तय नहीं था। इसी वजह से, चूँकि अभी भविष्य नहीं था, यानी ऐसी कंडीशन नहीं थी कि आधा ये बनाएगा, आधा ये, फिक्स नहीं हुआ था अभी। इसलिए इसको आधा खराब कर देने पर भी, इसको खराब कर देने पर भी इस वाले ने पूरा जीव बना लिया। इसलिए इस प्रकार के इस क्लीवेज को, ये किस आधार पर है, ब्लास्टोमियर के फेट के आधार पर, ब्लास्टोमियर की नियति के आधार पर, इस प्रकार के ब्लास्टोमियर को हम क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट क्लीवेज। इन माने नहीं, और डिटरमाइन जिसका अभी नहीं हुआ है, हिंदी में बोलते हैं अनिर्धारी विदलन। अनिर्धारित विदलन ऐसा विदलन होता है जिसमें ब्लास्टोमियर का भविष्य, फेट अभी निश्चित नहीं होता। इसलिए निर्धारण से पहले अगर 4 ब्लास्टोमियर भी है, उसमें से अगर 3 डैमेज कर देंगे तो भी पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगा, 2 डैमेज कर देंगे तो भी बनेगा, बिकॉज़ अभी नियति तय नहीं है, राइट? लेकिन अगर ऐसा नहीं हो जो भी हमने कहा, और हम कहें कि 4 में से अ, 1 नष्ट करने पर उसका 1/4 पोर्शन है वो एम्ब्रियो में नहीं है, इसका मतलब उन उस ब्लास्टोमियर की नियति तय हो चुकी थी, और ये तय हो चुका था कि ये ब्लास्टोमियर इस भ्रूण का फला भाग बनाने वाला है। तो चूँकि
उस ब्लास्टोमियर की नियति तय हो गई, डिटर्मिनेट हो गई, निर्धारित हो गई, इसलिए उस ब्लास्टोमियर से संबंधित पोर्शन नहीं बना और वो वाला पोर्शन उस डेवलपिंग एम्ब्रियो में या फिर डेवलप्ड एम्ब्रियो में वो वाला नहीं रहा। ठीक है, इसलिए उसे हम बोलते हैं अनडिटर्मिनेट, सॉरी डिटर्मिनेट क्लीवेज। अब डिटर्मिनेट क्लीवेज जो है वो मिलता है छोटे जीवों में और इनडिटर्मिनेट मिलता है हायर ऑर्गेनिज्म में। ये हम आगे चर्चा करेंगे। हाँ, फिर दूसरा स्पाइरल और रेडियल भी हो सकता है। रेडियल में क्या होगा, त्रिज्या के अनुदिश होगा, मैं बता चुका हूँ आपको पहले। क्लीवेज का जो तल होगा एकदम त्रिज्या से होकर के गुजरेगा। स्पाइरल में क्या होगा, एक बार जो क्लीवेज का तल होगा वो स्पाइरली घूम जाएगा, सर्पिल विदलन होगा, इसमें तल है वो सर्पिलाकार रूप से बदलते जाएंगे, पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस तरह से, यानी एंगल जो होगा वो इस तरह से बदलता जाएगा। सर्पिल विदलन से क्या बनता है, पाइला के अंदर जो टॉर्जन होता है ना, घुमाव, वो इस तरह से होता है। वो नीचे वाले कंपैरिजन में ऊपर वाले ब्लास्टोमेर किसी डिग्री से खिसक जाएंगे, फिर खिसक जाएंगे, फिर खिसक जाएंगे, यानी तल हर बार मूव करेगा। इसे हम स्पाइरल वर्सेस वो वाला भी कह सकते हैं। ठीक है। 11वां जो है, जो इम्पोर्टेंट है, उसे हम बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन हम सब जानते हैं, ब्रॉडली दो कैटेगरी के हैं, असेक्सुअल और सेक्सुअल। असेक्सुअल में जैसा कि हम सब जानते हैं कि ऐसे कोई भी तरह का रिप्रोडक्शन जिसमें दो सेक्सेस की आवश्यकता नहीं हो, दो लिंगों की आवश्यकता नहीं, यानी दो पेरेंट्स की आवश्यकता नहीं होगी। कोई भी एक जीव जो है, अगर किसी भी तरह से बिना मेल फीमेल के एक जीव अगर नए जीव बना सकता है तो उसे हम असेक्सुअल बोलेंगे। लेकिन सेक्सुअल विल ऑलवेज नीड बोथ सेक्सेस। ठीक है, मेल चाहिएगा, फीमेल चाहिएगा, मेल से स्पर्म पैदा होंगे, ठीक है, फीमेल से ओवम पैदा होंगे। ये कहाँ होंगे, ये हम सब जानते हैं डेवलपमेंट बायोलॉजी में। इन दोनों के संयोग से ही, दोनों के कंट्रीब्यूशन से ही क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, और उसी से फिर आगे चल करके क्या बनेगा, ऑर्गेनिज्म बनेगा। किसी भी सूरत में, अब अच्छा इसमें एक एक चीज आती है, एक्सेप्शन मान सकते हो आप इसे, साइड में लिख देता हूँ दूसरे कलर से, इसी साइड में लिख देता हूँ, पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस, कौमार्य परिवर्तन जिसको हम बोलते हैं, बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। और एसेक्सुअल में क्या होगा, एक जीव पर्याप्त होगा। ध्यान रखने की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। असेक्सुअल, इसे कायिक भी बोलते हैं, कुछ कुछ बुक्स में, या फिर एक अलग तरह की परिभाषा में कुछ लोग इसे ऐसे भी बोलते हैं, वेजिटेटिव। कायिक परिवर्तन, मेरे हिसाब से दोनों एक ही हैं, बिकॉज दोनों में एक ही सेक्स, एक जो लिंग है वो काम कर सकते हैं, एक ऑर्गेनिज्म काम कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर ह्यूमन में हम कहें कि हमारे अंदर अगर ऐसा होता, तो बच्चे का विकास है, सपोज एक ऑर्गेनिज्म है, वो किसी तरह से बच्चा पैदा कर सकता है। या फिर मैं कोई एक एग्जांपल के तौर पे, मेल का डेवलपमेंट कुछ इस तरह से होता कि मेल की बॉडी से कुछ पार्ट टूटता और वो छोटा मेल बन जाता, तो क्या उस ऑर्गेनिज्म को पैदा करने के लिए दूसरे सेक्स की आवश्यकता हुई? नहीं। प्लांट्स में ऐसा होता है, प्लांट्स में एक पौधा आपके पास है, आपने उसकी डाली काटी, जमीन में लगा दी, नया पौधा आ गया। क्या उसके लिए फ्लावर्स के अंदर वो पॉलन और ये सब लफड़ा करने की जरूरत है? नहीं। हालांकि प्लांट सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों करते हैं, बिकॉज जो फ्रूट बनता है, जो फ्लावर आते हैं, वो सेक्सुअल के थ्रू है, लेकिन रिप्रोडक्शन है वो असेक्सुअल के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो असेक्सुअल के अंदर हम क्या मानते हैं मोस्टली, जैसे मल्टीपल फिजन, बहुविखंडन। ठीक है जी, एक सेल है, उसके अंदर बहुत सारे, एक न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे डिवीजन हुए, बहुत सारे न्यूक्लियस बने, और सारे न्यूक्लियस हैं वो टूट करके अलग हो गए और सभी ने बहुत सारे जीव बना दिए। रिप्रोडक्शन का मतलब है एक जीव से बहुत सारे जीव बने। राइट, क्लियर है। कई बार बाइनरी फिजन होता है, द्विविखंडन, एक से दो बने। ठीक है, आपने पैरामीशियम वगैरह में सुना होगा बाइनरी फिजन। ठीक है, बडिंग। ठीक है, ये सारी चीजें एसेक्सुअल में आती हैं। इसको और जितना डिटेल में, इस पूरा लेक्चर बन सकता है इस पे, रिप्रोडक्शन। अगला इंपॉर्टेंट, बॉडी टेम्परेचर। देखिए, दो तरह के जीव होते हैं, हालांकि छोटे जीवों में ये लागू नहीं होता। दो तरह के होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स और वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड एनिमल्स, कोल्ड ब्लडेड जो एनिमल्स होते हैं, ठंडा जैसे कि रक्त
इसे हम हिंदी में बोलते हैं शीत रुधिरधारी। शीत रुधिरधारी में क्या होगा, देखिए कोई भी जीव का बॉडी का टेम्परेचर उतना होगा जितना बाहर का है, तो उसे हम बोलेंगे कोल्ड ब्लडेड। लेकिन उसकी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स रहेगा, बाहर का कुछ भी हो। अब इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए उसे कोई दिक्कत आएगी, वो एक अलग बात है, ठीक है। तो कोल्ड ब्लडेड में क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, समानुपाती होगा, यानी अकॉर्डिंगली होगा। मैं फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ एनवायरमेंटल टेम्परेचर। ठीक है, मान लीजिए एक जीव है, बाहर अगर -5 है, इसका बॉडी की भी क्या होगा, क्योंकि वही अपन थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, सिस्टम और सराउंडिंग। सिस्टम तो ये रही, बॉडी है उसकी, ठीक है। तो ये भी कितने पे सेट हो जाएगा, धीरे धीरे -5। अब -5 में ये क्या करेगा, जम जाएगा। और बाहर का एक तो केस ये हो गया, दूसरा बाहर का अगर 50 डिग्री है, तो इसका भी क्या होगा, 50 डिग्री, मर जाएगा ये 50 पे। तो इसलिए इनके अंदर इनएक्टिवेशन मिलता है। ये जो शीत रुधिरधारी जो है ना, इनमें दो तरह का इनएक्टिवेशन मिलता है। इनएक्टिवेशन कैसा, बिकॉज इनको दोनों कंडीशन में इनएक्टिवेट होने की जरूरत पड़ेगी। एक होती है ग्रीष्म निष्क्रियता, ग्रीष्म निष्क्रियता। एक होती है शीत निष्क्रियता। ग्रीष्म निष्क्रियता कहाँ होगी, बाहर 50 है, अगर वो बाहर गया, उस वातावरण में गया, उस माहौल में गया, जैसे मान लो जून जुलाई के महीने बाहर 50-52 डिग्री है, अगर वो जीव, बिकॉज वो कोल्ड ब्लडेड है बेचारा, उसकी बॉडी के अंदर ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं कि वो अपना बॉडी का टेम्परेचर को फिक्स कर सके। अगर वो बाहर गया तो मर जाएगा। इसलिए वो क्या करते हैं, गर्मी के अंदर बिल्कुल जमीन के अंदर बिलों में रहते हैं चुपचाप। इसे हम बोलते हैं ग्रीष्म निष्क्रियता, राइट। इसे हम बोलते हैं एस्टिवेशन। ठीक इसी तरह से शीत निष्क्रियता है, बहुत भयंकर ठंड पड़ रही है दिसंबर के महीने में, ठीक है, बाहर आए तो जम जाएगा, ठीक है। इसलिए वो क्या है, जहाँ है वहीं बिल्कुल ज़मीन के अंदर, जहाँ टेम्परेचर उस रेंज का है, जैसा उसकी बॉडी का टेम्परेचर है, वहाँ सेट होगा, वहीं बिल बना करके रहेगा और पूरी सर्दी बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हाइबरनेशन, ठीक है। तो ये दो प्रकार के एडेप्टेशन है एक्चुअली, शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता। ये दोनों, क्योंकि ऐसे जो जीव हैं, जो कोल्ड ब्लडेड जीव है, हाई टेम्परेचर में और लो टेम्परेचर में बाहर नहीं निकलते। आप रेप्टाइल्स को देख लो, ठीक है, नहीं निकलते, ठीक है। अच्छा, अनुकूल मौसम माने, ठीक है। और फिर है वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड में क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर फिक्स रहेगा। जैसे हम हमारी बात करें, हमारा बॉडी का टेम्परेचर है साहब 37 डिग्री, ठीक है। अगर हम गर्मी में जाएंगे, ठीक है, दो 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 पार्ट करते हैं अपन इसके। अगर हम 50 डिग्री में जाएंगे, तो बाहर की बॉडी का टेम्प बाहर का 50 है, तो हमारी बॉडी का भी 50 करने की कोशिश करेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, स्वेटिंग के माध्यम से बॉडी का टेम्परेचर क्या कर लेंगे, इक्विलिब्रियम में ले आएंगे। अगर 5 डिग्री है, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी 5 होगा, बिकॉज वातावरण बॉडी को प्रभावित करेगा, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, ओढ़ लेंगे कुछ, ठीक है, जिससे बॉडी का टेम्परेचर फिक्स रहे। तो हम क्या है, वार्म ब्लडेड है, सिकुड़ के बैठ जाएंगे, जैसा भी होगा हम करेंगे, खाना ज़्यादा खाएंगे, यानी हमारी बॉडी का टेम्परेचर, इसलिए पसीना आना, धूजनी छूटना, ठीक है, ये सारे ये वार्म ब्लडेड के चक्कर में। तो वार्म ब्लडेड जो जीव है, केवल दो ही होते हैं, ठीक है, केवल दो ही हैं, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, एबीज हैं और मैमल्स। दो ही क्लास हैं जो वार्म ब्लडेड हैं। इसीलिए हर मौसम में, सर्दी गर्मी के मौसम में आपको दो ही जीव घूमते मिलते मिलेंगे। कितनी भी ठंड हो, पक्षी आपको बाहर निकले हुए मिलेंगे, बिकॉज गर्म होता है उनका खून, गर्म खून वाले रफली हम बोल सकते हैं। और बाकी मैमल्स मिलेंगे आपको, लेकिन सांप आपको फुल ठंड में नहीं मिलेंगे, और जो फुल गर्मी है उसमें भी नहीं मिलेंगे। इसलिए जो सांप और ये सब जो जीव हैं, रेप्टाइल्स हैं, जो एम्फीबियन हैं, ये कब आते हैं, बरसात के मौसम में। मौसम अनुकूल होता है, वातावरण का टेम्परेचर ही उतना है बरसात के मौसम में, राइट।
बरसात का मौसम होता है तो एक उनके लिए फूड भी होता है उसको, राइट? तो इसलिए ये बॉडी टेम्परेचर वाला पार्ट भी हो गया। हम्म, अब हम करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हालांकि वो कुछ और भी है, लेकिन मैं ये इसको सबसे इम्पोर्टेंट मानता हूँ, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, 3 तरह के ग्रेड हैं, हमें समझना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूँ प्रोटोज़ोआ की। अब देखिए, प्रोटोज़ोआ में यूनिसेलुलर है वो, पूरा जीव क्या है, एक ही कोशिका है, राइट? अब ये जो कोशिका है, उसके अंदर जो कुछ भी हो रहा है इस बॉडी का, ये पूरी बॉडी ये सेल ही है। इसके अंदर जो भी हो रहा है, क्या ये सेल कर रही है? नहीं, सेल की तो एंटिटी इससे, इसलिए इसके अंदर जो भी है वो प्रोटोप्लाज्म कर रहा है। तो वो क्या होगा, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड हुआ, कोशिका द्रव्य कर रहा है, राइट? उसके बाद पॉरीफेरन आए, पॉरीफेरा। पॉरीफेरा में हम जानते हैं लूज मल्टी सेलुलरिटी होती है, मल्टी सेलुलर नहीं होता एक्चुअली, एक तरह से सेल्स का समूह होता है, ठीक है, बंच्ड होता है एक तरह से। तो उसमें कुछ बहुत सारी सेल्स होती हैं एक दूसरे के आसपास, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है, ये सेल अपना काम कर रही है, ये सेल अपना काम करती है, यहाँ पे किस तरह का लेवल हुआ, सेलुलर ग्रेड। बिकॉज यहाँ पे बॉडी में जो भी है इसके अंदर सेल्स पाई जा रही है, प्रोटोप्लाज्म नहीं है, सेल्स, ये होगा सेलुलर ग्रेड, पॉरीफेरा में, ठीक है। अब तीसरा, आगे की जो जीव है जैसे सिलेंड्रेट है, जैसे कि हाइड्रा है। अब इसमें क्या हुआ कि सेल्स ने मिलके टिश्यू बनाना शुरू कर दिया, एक जैसा काम करने वाली, एक जैसा सोचने वाली सेल्स इकट्ठी हो गई, एक जैसे काम करने वाली सेल, उन्होंने क्या बनाया, टिश्यू बनाया। वो टिश्यू की तरफ करनी, इसलिए इनके अंदर होता है सेल्यूलर टू टिश्यू ग्रेड, ये होगा सेल्यूलर टू टिश्यू ग्रेड। लेकिन आगे प्लेटिहेल्मिन्थेस से आगे, फिर थोड़ा सा और आगे अगर हम जाएंगे, तो जो बाकायदा जो हायर जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उनके अंदर टिश्यूज ने आगे चल करके, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पहले, सबसे पहले एक सेल से प्रोटोप्लाज्म आया, प्रोटोप्लाज्म से आगे सेल बनी, सेल ने इकट्ठा होकर के टिश्यू बनाया, टिश्यू ने आगे चल करके ऑर्गन बनाए। तो यहाँ पर जिन जीवों के अंदर हमारी पर्टिकुलर जो हमारी बॉडी की संरचना है, उसमें टिश्यू लेवल से शुरू होकर और ऑर्गन तक चली जाती है बात, उसके अंदर अपन बोलते हैं टिश्यू ऑर्गन ग्रेड, ठीक है। तो ये 5 लेवल हुए, एक, सॉरी, 4 लेवल हुए, 3 और 4, ये चारों लेवल होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया। इसके अलावा कुछ और हो सकते हैं, जैसे कि फूड हैबिट हो सकता है, जैसे कार्निवोरस है, मांसाहारी है, ओमनीवोरस है, सर्वाहारी, सब कुछ खाते हैं। कुछ सैंग्विवोरस होते हैं, रक्ताहारी, रक्त खाते हैं, जैसे कि जौंक। हर्बीवोरस हो सकते हैं, तो ये फूड हैबिट हो सकती है। इसके अलावा हैबिट मैंने शुरू में चर्चा नहीं की, जैसे हैबिट 2 तरह की हो सकती है, कुछ एकल रहने वाले हैं, अकेले रहते हैं, सिंगल सिंगल ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, उसे हम सॉलिटरी कहते हैं, एकल। और कुछ कॉलोनियल होते हैं जो कॉलोनी में रहना पसंद करते हैं, जैसे कि पॉरीफेरा के अंदर हम पढ़ते हैं, एक साथ बहुत सारे साइकन मिलते हैं एक जगह, कॉलोनी में रहते हैं बहुत सारे। कुछ होते हैं एकल रहते हैं, तो एकल जो रहते हैं उसे हम सॉलिटरी बोलते हैं, और वरना निवही बोलते हैं, निवह यानी कॉलोनी बना करके। कुछ मूवेबल होते हैं, कुछ स्थानबद्ध होते हैं, सेडेंटरी भी हो सकते हैं, ये इस तरह का हो सकता है। बाकी ऑलमोस्ट हम मोस्टली कवर कर चुके हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ ऐसी टर्म्स है जो आपको समझ में नहीं आई, या फिर आपको लगता है कि मैंने कवर नहीं की, तो आप कमेंट में लिखें। थोड़ा सा वीडियो लंबा है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि वो सारी टर्म्स को डिटेल में डिस्कस करने की, जिससे जो बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, जो जिनको क्लासिफिकेशन में दिक्कत है, वो उनको एक फंडामेंटल नॉलेज मिले, जिससे वो क्लासिफिकेशन में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील कर सकें। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप अपने कोलीग्स के साथ, अपने बैचमेट्स के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।